कराची के एक नौजवान जिसने मास्टर किया, एमफिल किया, ट्रांसपोर्ट की गाड़ी हाई रूफ चलाने पर मजबूर है। उसे नौकरी नहीं मिली। किस तरह से यूथ जो है वो तबाह होती है। मैंने एमफिल किया हुआ है कराची यूनिवर्सिटी से और जब से किया है, जब से ही बेरोजगार हूँ, गाड़ियाँ चला के गुजारे कर रहा हूँ। शादीशुदा हूँ, बीवी बच्चे हैं, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, घर के राशन है। मास्टर किस में किया था? बॉटनी में किया हुआ है। एमफिल भी बॉटनी में किया हुआ है। नौकरियाँ तलाश कर रहा हूँ। चप्पलें घिस घिस के थक गए, पैर रगड़ रहे हैं, मजबूरी के हालात में गुजारा कर रहे हैं। मैंने इतनी तालीम हासिल करी, पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की थी कि मुझे नौकरियाँ मिलेंगी, मेरे भी बंगले होंगे, गाड़ियाँ होंगी, मैं भी अय्याशियाँ करूंगा, लेकिन सब मिट्टी में मिल गया। अब उम्मीद यही है कि अब पाकिस्तान में नहीं रहना और यहाँ से निकलना है। यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। आखिरी में ये होगा, लोग कानून अपने हाथ में लेंगे। कत्ल होते हैं, दुश्मनियाँ होती हैं, लोगों से दुश्मनियाँ लेते हैं। अब यही मुझे नजर आ रहा है। नाजरीन, इस वक्त मैं शहीद मिल्लत रोड कराची मौजूद हूँ और एक नौजवान जो कि मेरे करीब बैठा हुआ था और जब ये मेरे पास आया, इसने मुझे अपनी कहानी सुनाई तो मैंने सोचा कि ये कहानी आपके साथ शेयर की जाए और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कराची के एक नौजवान जिसने मास्टर किया, एमफिल किया और वो ट्रांसपोर्ट की गाड़ी हाई रूफ चलाने पर मजबूर है। उसे नौकरी नहीं मिली और मेरिट का जब कत्लेआम होता है, जब फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म का मुजाहरा किया जाता है, तो फिर किस तरह से यूथ जो है वो तबाह होती है। भाईजान, क्या नाम है आपका और क्या आपने स्टडी है आपकी? मैंने एमफिल किया हुआ है कराची यूनिवर्सिटी से और जब से किया है, जब से ही बेरोजगार हूँ, गाड़ियाँ चला के गुजारे कर रहा हूँ। शादीशुदा हूँ, बीवी बच्चे हैं, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, घर के राशन है। कमर टूट गई है। मास्टर किस में किया था आपने? मैंने बॉटनी में किया हुआ है। और एमफिल भी बॉटनी में किया हुआ है। जॉब के लिए आपने कहीं अप्लाई नहीं किया? मैंने कहाँ नहीं अप्लाई करा, कितनी जगहों पे दरख्वास्तें जमा कराई, लेकिन कोई भी मेरी दरख्वास्त पे अमल दरामद नहीं हुआ। अभी तक धक्के खा रहा हूँ, रास्ते में नौकरियाँ तलाश कर रहा हूँ और फिर मैं अपने शुरू से ही ट्रांसपोर्ट के काम में ही मकसद लगा हुआ हूँ। क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट का काम? हाई रूफ चलाता हूँ और पिक एंड ड्रॉप का काम है। ट्रांसपोर्ट के अंदर लड़कियाँ उठाता हूँ, घरों पे छोड़ता हूँ, फार्मेसी की। बस यही एक कमाई का जरिया है और बच्चे पाल रहा हूँ अपने। कहाँ पे चलाते हैं ट्रांसपोर्ट? मैं गुलिस्तान जौहर और डिस्को बेकरी का रोड है मेरा, गुलजार एजरी स्कीम 33 का। तो इससे कितना गुजर बसर होता है, कितने पैसे कमा लेते हैं? बस इससे मेरा 40 तक गुजारा हो जाता है, लेकिन इसमें भी हमारा पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पता है महंगाई इस कदर है, कीमतें आसमान पे पहुंची हुई, आटे दाल के राशन और ये सब चीज़ें कीमतें आसमान पे। हम लोग चप्पलें घिस घिस के थक गए, पैर रगड़ रहे हैं, लेकिन बस क्या करें, मजबूरी के हालात में गुजारा कर रहे हैं। और क्या समझते हैं, आपने मास्टर किया हुआ है, एमफिल किया और फिर आपको नौकरी नहीं मिली और आपने क्या सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया, कौन जिम्मेदार है, क्या आप समझते हैं? मैंने कभी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करा, सिविल नौकरी, प्राइवेट नौकरी, इसके लिए बड़ा अप्लाई करा है और अब तंग आके मैं ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा हूँ। और मैंने इतनी तालीम हासिल करी, पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की थी कि मुझे नौकरियाँ मिलेंगी, मेरे भी बंगले होंगे, गाड़ियाँ होंगी, मैं भी अय्याशियाँ करूँगा, लेकिन सब मिट्टी में मिल गया। अब क्या आपकी उम्मीद क्या है? अब उम्मीद यही है कि अब पाकिस्तान में नहीं रहना और यहाँ से निकलना है। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। कितने बहन भाई हैं आप? बड़ी बहन है, हम 2 भाई हैं। सियासी तौर पे सिंध हुकूमत जो है और बिलावल भुट्टो का कहना है कि वो आवाम को शऊर देने के लिए, तालीम देने के लिए बहुत काबिशें कर रहे हैं। क्या मैसेज है आपका उनके लिए, क्या पैगाम? बिलावल भुट्टो जरदारी को ना मैं जानता हूँ, ना मेरा को उनको साथ ताल्लुक है, ना वो मेरे घर में राशन जमा करा रहे हैं, ना बिजली के और गैस के बिल जमा करवा रहे हैं। जब तक मैं घर से नहीं निकलूंगा, चप्पलें नहीं घुसूंगा, तो मेरे घर वाले चैन से बैठ के खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं और मेरे बिल जमा नहीं होंगे। तो भाई मैं किसी सियासतदान को नहीं मानता, ठीक है, मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, गुजर बसर कर रहा हूँ, बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। तो आप अकेले नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे नौजवान होंगे जिन्होंने मास्टर किया, तालीम हासिल की, आला तालीम हासिल की, उन्हें नौकरी नहीं मिली, तो फिर वो कहाँ जाएं, क्या करें? सर, मेरा एक दोस्त है, वो पैम्पर सप्लाई कर रहा है, उसने MBA किया हुआ है। वो सुबह सफूरा से नीपा चिंची चलाता है अपना और सुबह वो पैम्पर सप्लाई करता है। वो भी ज़िंदगी से तंग आ गया, 3-4 दफ़ा उसने खुदकुशी भी की है, लेकिन बाल बच गया। अब यहाँ तो ये हाल है, पढ़े लिखे नौजवान धक्के खा रहे हैं, बस में कैलेंडरियाँ कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं, रेडियाँ घसीट रहे हैं। यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। फिर आखिरी में ये होगा, लोग कानून अपने हाथ में लेंगे और जब कोई कानून अपने हाथ में लेता है ना, तो फिर खून की होली खेलते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो है ना, वो कत्ल होते हैं, दुश्मनियाँ होती हैं, लोगों से दुश्मनियाँ लेते हैं। अब यही मुझे नज़र आ रहा है, जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, लोग तंग आए हुए हैं, आजिज़ आ गए हैं सियासतदानों से, हुकूमत से, दिन रात बदुआएं निकाल रहे हैं। क्या मुस्तकबिल एक वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा, इतनी महंगाई हो गई है। मोबाइल में बैलेंस भरवाते हैं तो वो 60 रुपये आ रहे हैं, 40 रुपये गवर्नमेंट टैक्स काट लेती है। करें तो करें क्या? हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हाथ पैर मारने से ही हासिल होता है, बगैर हाथ पैर मारे हासिल ही नहीं होता। अब हाथ पैर भी हमारे छीन रहे, तो हम कहाँ जाएं, क्या करें भाई?
अब आखिरी हल हमने यही निकाला है, ज़िंदगी का मकसद हमने यही हासिल किया है कि अब यहाँ नहीं रहना, क्योंकि यहाँ लोगों की कदर नहीं है। लोगों की इज्जत से खेल रहे हैं, लोगों के रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, लोगों के रास्ते में मुसीबतें पैदा कर रहे हैं। अब यहाँ से निकलना है, बाहर जाना है, वहाँ नौकरी करेंगे, मुलाजिमत करेंगे। पाकिस्तान का खुदा हाफिज़ है। क्या हालात आप मुस्तकबिल करीब में बेहतर होते हुए देख रहे हैं? नहीं नहीं, कभी भी नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ वो हिसाब है, माइट इज़ राइट, जिसकी लाडी उसकी भैंस। लेकिन जो हुकूमतें बड़े बड़े दावे करती हैं, सियासी जमातें बड़े बड़े दावे करती हैं, उन दावों को हवाले से आप क्या कहेंगे? वो कभी भी अमल दरामद नहीं हुए, वो दावे वहीं के वहीं रह गए, उनके नाली में चले गए, नाले में बह गए, वो वहीं के वहीं है। उनके घर में उनके पास गाड़ियाँ हैं, बैंक बैलेंस है, उनको क्या पता लोगों की क्या मजबूरियाँ हैं। वो हर 5 मिनट में आके देखते हैं रास्ते में लोग भीख मांग रहे हैं, किस तरीके से गुजारे कर रहे हैं, लाइनों में धक्के खा रहे हैं, लाइनें लगाई हुई हैं, मर रहे हैं, लोगों के घर में राशन नहीं है, लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं। यहाँ पे कोई किसी का कोई यहाँ पे जो है हमदर्द नहीं है। बस यहाँ पे आपने मास्टर कर रहे थे या एमफिल कर रहे थे, तो आपने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपको इसी तालीम की बिना पर कुछ हासिल नहीं होगा और आप इसी तरह रोड पर जिलो हार हो रहे होंगे, आप इसी तरह एक आम मजदूर वाली मजदूरी कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे? मैं जब एमफिल कर रहा था तो मैंने यही सोचा था कि मेरी भी ज़िंदगी सितारे बन के आसमान पे चमकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं आज धक्के खा रहा हूँ यहाँ पे शहीद मिल्लत रोड पे, यहाँ भीख मांग रहा हूँ, भीख मांग के गुजारे कर रहा हूँ। क्या करूँ भाई, बच्चों की हालत, बीवी की हालत देखी नहीं जाती, क्योंकि घर में पूरा नहीं हो रहा। 40-35 हज़ार से आपको पता है महंगाई इतनी है, कम से कम मेरी इस वक्त तनख्वाह 1.5-2 लाख रुपए होनी चाहिए, जितनी मैंने तालीम हासिल करी है। लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे लोगों की इज्जत से खेलने हैं। लोगों बच्चे हैं आपके? मेरी 3 लड़कियाँ हैं। जो नौजवान इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वो अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं, उनको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि यहाँ जिसको नाम लिखना नहीं आता वो IG DIG बन जाता है, वज़ीर आला बन जाता है। यहाँ चलती है सिर्फ रिश्वतें, ताल्लुकात और सिफारिशें। यहाँ कोई भी अब कुछ नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान और बहुत पीछे चला गया। आप भारत को ही देख ले, कहाँ से कहाँ निकल गया। 52 सूबे संभाल के बैठा हुआ, हमसे 4 सूबे नहीं संभल ले। हल क्या देखते हैं, कैसे बेहतरी आएगी? भाई मुझे तो एशिया के अंदर सबसे आगे भारत ही लगता है। अब यहाँ कोई बेहतरी नहीं आएगी, ये बिक गया, बिका हुआ है। अब अल्लाह हाफिज़ है पाकिस्तान का। ज़्यादा गुनहगार कौन है मुल्क को डुबोने में? जितनी भी सियासी जमातें हैं वो सारी मुल्क को नुकसान पहुँचा रही हैं और मुल्क को नदी नाले में घुसेड़ रही हैं, बस नुकसान पहुँचा रही हैं। सारी जितनी भी सियासी जमातें हैं, सबकी मैं यहाँ पे किसी की भी हिमायत नहीं करूँगा, सब के सब ऐसी ही हैं। मैं तो कहता हूँ मार्शल लॉ लगे, आर्मी चलाए, किसी को मौका मिलना नहीं चाहिए। मुशर्रफ ने लगाया था ना मार्शल लॉ, किस तरीके से चला के गया है वो 16-17 साल। उस जैसा कोई आर्मी चीफ नहीं आया। अभी इंतकाल हुआ है उसका 2022 में, यहीं पे तदफीन हुई है सफूरा मलिर कैंट पे। किस तरीके से उसने चलाया, मैंने उसके दौर में ही सारी तालीम हासिल करी है। मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गया वो। उसके बाद ये आए पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, नून लीग की, इन्होंने क्या करा? कुछ कोई काम नहीं करा, किसी भी हवाले से, किसी भी टॉपिक से, किसी भी जाविये से। पुराना इनको पका पकाया मिल गया, ये अय्याशियाँ करते रहे, पीपल्स पार्टी और की मुल्क हुकूमत, और पीछे चला गया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि सिंध में 14 सालों से तो वो इक़्तिदार में। सिंध हुकूमत की अगर आप कराची की बात करें, क्योंकि कराची पाकिस्तान का दिल है, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। क्योंकि कराची जितना पाकिस्तान को गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, उतना कोई भी शहर टैक्स नहीं दे रहा पाकिस्तान को। तो कराची का इतना बदतरीन हाल है, रास्ते ख़राब है, सड़कें टूटी हुई हैं। हमारा सफूरा से लेके जेल चौरंगी तक का जो रोड इन्होंने ख़राब किया हुआ, एक बस चलाने के लिए पब्लिक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों की इज्जत से खेल रहे हैं। कितने यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हादसा हो रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, किसी को लापरवाहियाँ कर रहे हैं, लोगों की इज्जत से खेल रहे हैं। आखिरी में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी लोग, नौजवान, लड़कियाँ, लड़के तालीम हासिल कर रहे हैं, वो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ किसी को कुछ मिलने नहीं वाला, क्योंकि पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। अब पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छा, कराची में NGOs भी बहुत सारी हैं, सिलानी, JDC, छिपा, ईदी, और भी ट्रस्टें हैं, बहुत सारी हैं। आपने कहीं पर जॉब के लिए कहा हो, किसी को रिक्वेस्ट की हो? अल-हिदमत भी है। सर मैंने कभी भी NGOs को अपनी नौकरी के लिए नहीं कहा, क्योंकि मैंने लोगों से ही सुना था, लोगों ने ही बताया था कि ये NGO सिर्फ अपने मफाद के लिए काम करती है। इनके पास सऊदी अरब से, अमेरिका से फ़ंड, सदक़ात, अतियात, खैरात आते हैं, ये अपने ही लोगों को पकड़ाते हैं। अब आप JDC को देख लें, ज़फ़र अब्बास को,
कि वो किस तरह मकसद लोगों की खिदमत करता था। जब उसके पास पैसा आ गया, अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया, उसने अपनी सारे इदारे खोल दिए। अब वो लोगों की सुनता ही नहीं है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है। उसने इदारे खोल के बिल्कुल बरीउल ज़िम्मा हो गया, जेडीसी का चेयरमैन ज़फ़र अब्बास। आप सैलानी को देख लें, मैं एक दफ़ा सैलानी चला गया, किसी के काम से लाइनों में खड़ा हूँ, धक्के खा रहा हूँ, वहाँ भी ताल्लुकात, सिफारिशें, रिश्वतें, उनके अपने जानने वालों का फ़ौरन काम हो रहा है जो दावत इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, सुन्नी तहरीक के। आप पीछे आलमगीर को देख लें, आलमगीर के अंदर भी यही है, जितने पठान आते हैं उन्हीं को वो यहाँ पे जितने भी पठान आते हैं उन्हीं की इस्लाह करते हैं, उन्हीं की तरबियत करते हैं, बाकी लोगों को फरामोश कर देते हैं, पीछे की तरफ कर देते हैं। ये एनजीओज़ वाले भी जो है लोगों की खिदमत नहीं कर रहे और ये जो है अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं, अपने समंदर में उतर गए गहराइयाँ नापने के लिए और अपने कारोबार को चमका रहे हैं, अपने कारोबार को चमका रहे हैं कि हम इनसे आगे निकल जाएँ। मुकाबले कर रहे हैं मैदान के अंदर मुकाबले कर रहे हैं कि हम इनसे आगे निकल जाएँ या हमसे आगे ना निकल पाएँ। तो एनजीओज़ के तरफ तो मैंने कभी देखा नहीं, ना मैं देखता हूँ, मुझे इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। अब मैं खुद ही कुछ करूँगा, बस अब मैं खुद ही करूँगा। ना अलखिदमत से मुझे कोई फ़ायदा हासिल हुआ है, ना इनसे। जो मुख्तलिफ एनजीओज़ बच्चों को आईटी के कोर्सेज़ करवा रही हैं ताकि बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए, वो खुद मुख्तार हो सकें। तमाम एनजीओज़ की, सिर्फ एक आध की बात नहीं है, जो कि कराची में तो एनजीओज़ की भरमार है। जो बच्चे यहाँ पे आईटी के कोर्स कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के तालीम याफ्ता, इंटर मैट्रिक करने के बाद, तो वो पता नहीं मुझे, अगर वो कर रहे हैं तो उनको नौकरियाँ मिलेंगी नहीं मिलेंगी। लेकिन मैं 2003 से 4 से बैठा हुआ हूँ, चप्पलें अभी तक घिस रहा हूँ, चप्पलें ख़त्म हो गई, मुझे तो अभी तक कुछ नहीं मिला, ना हुकूमत से, ना सियासतदानों से, ना एनजीओ से। तो इनको क्या मिलेगा? ये तो अभी समंदर में उतरे, हम तो गहराइयाँ नाप के बैठा हूँ, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला, बल्कि इन्होंने चप्पलें तक उतार ली मेरी, नंगे पैर चल रहा हूँ रास्ते में। तो मुझे नहीं लगता ये लोग एनजीओ जो हैं कराची को आसमान पे पहुंचाएंगी, या ये नौजवानों को नौकरियां फराम करेंगी, मुलाजिमतें फराम करेंगी। जगह जगह लंगर खाने हैं, तो वहाँ पर आप खाना तो खा सकते हैं, आराम से कोई भी खाना खा सकते हैं। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, नफ्स मलामत नहीं करता कि मैं लोगों से भीख मांग के या सदक़ात लूँ या खैरात, अतियात, ज़कात लूँ। तो मैं अपने बलबूते पे करता हूँ, जो भी करता हूँ खुद करता हूँ, हाथ पैर मारता रहता हूँ। नाज़रीन, सितम ज़रीफ़ी देखिए, और अनफॉर्चुनेटली ये अलमिया है। एक नौजवान जिसने मास्टर किया, जिसने एमफिल किया, जिसने आला तालीम हासिल की, और आज हुक्मरानों की अय्याशियों की वजह से, आज हुक्मरानों की फेवरेटिज़म, नेपोटिज़म की वजह से, आज करप्शन की वजह से ये नौजवान यहाँ पर मेहनत मजदूरी तो आप दूर की बात है, यानी वर्स्ट ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। इसको अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक जॉब नहीं मिल रही। आप खुद अंदाज़ा लगिए कि एक नौजवान कैसे गुजारा करेगा। और ये सिर्फ एक नौजवान की कहानी नहीं है, पूरे सारे के सारे कराची की यही कहानी है। कराची वालों को जिस तरह इग्नोर किया जाता है। और आप हालिया मैट्रिक इंटर बोर्ड के इम्तहानात देख लें, वो बच्चा जिसने मैट्रिक में A+ ग्रेड लिया, उसको इंटर में फेल कर दिया गया। दूसरी तरफ फेडरल हुकूमत ने 6 अरब रुपए FBR के अफसरान की गाड़ियों के लिए इशू किए। आप अंदाज़ा लगाएं, FBR के अफसरान की याशी के लिए 6 अरब रुपए यानी 1000 से ज़ायद गाड़ियाँ उन्हें दी जाएंगी। किसके लिए? तो सवाल ये है कि जब आवाम या कराची टैक्स देता है, तो अगर टैक्स का बेहतरीन इस्तेमाल होता है तो आपको कहीं अमली तौर पर नज़र आता है। और जब आप कोई काम करते हैं आवाम के मुफाद के लिए, तो फिर इस तरह के नौजवान, इस्माइल नाम है आपका, इस्माइल जैसे नौजवान इस तरह एमफिल करने के बाद ज़लीलो ख्वार नहीं होते।